स्वागत सर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। तहसीन अंसारी जी, आप बताएंगे अपने बारे में? हेलो, मोहम्मद तहसीन अंसारी जी। यस सर। अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे सर आप? कहाँ से हैं, क्या काम है? सर मेरा नाम मोहम्मद तहसीन अंसारी, मैं भागलपुर बिहार से हूँ। अच्छा। ये मेरा टेक्स्ट ये कपड़े का जो भागलपुरी सिल्क तैयार होती है। अच्छा अच्छा, तो मैन्युफैक्चरिंग में है सर? जी जी, मैन्युफैक्चरिंग में हूँ और साथ ही साथ मेरा एग्जीबिशन भी लगता है जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो एग्जीबिशन लगता है, जैसे अभी जनपद में लगता है, दिल्ली हाट में लगता है। अभी 10 दिन पहले मैं दिल्ली जनपद से एग्जीबिशन करके लौटा हूँ। अच्छा अच्छा। तो आगे आपका कस्टमर किस प्रकार का है? बल्क में करते हैं, डायरेक्ट एंड यूजर को देते हैं? बोथ। अच्छा, तो वीविंग का है आपका यूनिट? हाँ, वीविंग में ही है, क्योंकि हम लोग वीविंग खुद करते हैं, साथ में करवाते हैं और उसी को मार्केट प्लेस में जाके खुद बेचते हैं। अच्छा अच्छा। भागलपुरी सिल्क सर कौन सा सिल्क हो गया? जैसे भागलपुर में जो प्योर आता है तस्सर में आता है, मलबरी में आता है। हाँ, प्योर जैसे लिनन असम में का आ हो गया ना, जाता टसर हो गया, एरी हो गया, मोगा हो गया, तो टसर ज्यादा चलता है आपका भागलपुर में? जी जी। ओके। आपको कैसे पता चला सर इस ग्रुप के बारे में? बस ये सोशल मीडिया के थ्रू ही मुझे पता चला है कि वेबर के रिगार्डिंग कुछ था, और मैं फिलहाल अभी इस इंडस्ट्री में बिल्कुल नया नया हूँ। पहले ये पापा के हाथ में था, तो अब मैं थोड़ा जब इसको थोड़ा एक्सपैंड कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा कुछ न्यू इनोवेटिव किया जाए जिससे थोड़ा मार्केट प्लेस बड़ा किया जा सके। अच्छा। उसमें हमको कुछ गाइडेंस भी चाहिए था, तो मेरे को कुछ लगा कि ये मेरे लिए बढ़िया है। पिछले 2 वीक से, मतलब मैं इनरोल तो लगभग 2 वीक पहले ही किया हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टाइम मैच नहीं कर पा रहा था कि मैं ज्वाइन करूँ पिछले 2 वीक से। ओके ओके। जस्ट अ सेकंड। ठीक है सर, जस्ट विल स्टार्ट इन अ सेकंड। जस्ट और एक बार कौन कौन है इधर ग्रुप में? लेट मी सी। रामकृष्ण कामली जी हैं, आप एक बार इंट्रोड्यूस करेंगे अपने आप को? एक मिस्टर सिंह हैं, कामले जी। यस सर। हाँ नमस्कार जी। आई एम Ramakrishna Kamble and recently I am in last semester of textile chemistry studying in DKT college. I am अच्छा, from Ichalkaranji, Maharashtra. आप पहले भी एक बार आ चुके हैं आई बिलीव। हाँ, मैं आ चुका था। ओके ओके। सिंह जी, मिस्टर सिंह, आप एक बार इंट्रोड्यूस करेंगे अपने आप को? मिस्टर सिंह। ओके। गुड आफ्टरनून सुरभि जी, वेलकम। ठीक है सर। गुड आफ्टरनून। तो आज का जो टॉपिक है काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि फैब्रिक को, ऑनलाइन फैब्रिक बिजनेस क्या है, कैसे उसे सेटअप करना है, क्या चैलेंजेस आएंगे। मतलब आज का जो प्राइमरीली मेरा फोकस है वो इस पर है कि उसमें चैलेंजेस क्या आएंगे। आज की जरूरत भी है वो सबसे बड़ी, पर हमारे को अगर हम पहले तैयारी कर लें तो विल बी बेटर प्रिपेयर्ड फॉर द चैलेंजेस। सो एक बड़ी फेमस सेइंग है, मतलब आर्मी में ये सेइंग है कि आप प्रैक्टिस में जितना पसीना बहाते हैं तो फिर आप वॉर में उतना ही कम खून बहाएंगे।
प्रैक्टिस में अगर पसीना कम बहाया गया तो वॉर में खून ज्यादा बहेगा। डू यू एग्री विद दिस? यस सर। सो अब संयोग कह लीजिए कि मेरे को कुछ इसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो गया है। मीन्स आई एम वन ऑफ द फ्यू प्राइमरी पीपल इन इंडिया जो फैब्रिक को ऑनलाइन हमने करा, सारे चैलेंजेस, नुकसान भी हुआ, सारे एंगल्स देखे। तो आज की जो प्रेजेंटेशन है हमारी उसी चीज पर है। So, एक अगली ट्रूथ है जो फैशन इंडस्ट्री के ये नंबर्स हैं। फैब्रिक फैशन का पार्ट है, अपैरल्स भी हैं उसमें, फैब्रिक भी है, फुटवेयर भी है, ज्वेलरी भी है। हम सभी ऑनलाइन हम शॉपिंग करते हैं, हम बिजनेसमैन भी हैं, हम सेलिंग भी करते हैं, पर हम कंज्यूमर्स भी हैं। हम क्विक कॉमर्स, हम ब्लिंकिट, ज़ेप्टो वगैरह से भी हम मंगवाते हैं। हम नॉर्मल कॉमर्स, अमेजोन, फ्लिपकार्ट और जो दूसरी साइट्स हैं उनसे भी मंगवाते हैं। मंत्रा, मीशो से सुरभि जी आपका कैसा एक्सपीरियंस है? I usually don't shop online. ओके, तो मंत्रा, मीशो से किसी का एक्सपीरियंस है आप में से यहाँ जो भी लोग हैं? सुरेंद्र जी? जी तुषार भाई, मिंत्रा और मीशो, जैसे मिंत्रा को तो मिंत्रा और मीशो में तो ये कह सकते हैं कि ये डायरेक्ट मैन्युफैक्चर के लिए बड़ा चैलेंज होता है। मैन्युफैक्चर के लिए इसलिए चैलेंज होता है कि वहाँ पे मल्टीपल वैरायटी चाहिए, वहाँ पे बड़ी रेंज चाहिए। एक मैन्युफैक्चर इतना नहीं, तो एक हमारे जैसे सूरत में क्या है कि एक लेयर चलता है बिजनेस का, एक फैक्ट्री वाला होता है, फिर एक होलसेलर होता है, होलसेलर के बाद में एक ट्रेडिंग वाला होता है। तो ऐसे काफी सारे सूरत में मार्केट है, अवध मार्केट हो गया, वनकर मार्केट हो गया, बराबर ना। तो हम तो जैसे आपको मालूम है मीडिया कंपनी से जुड़े हैं, तो हमारे पास हर चीज की रिपोर्ट पूरी रहती है, बराबर ना। तो इसमें क्या रहता है सर, वो लोग छोटा छोटा माल या सैंपल लेके उसके बाद में मिंत्रा और मीशो के ऊपर अपना सेल आउट करते हैं। बस सेल आउट मैन्युफैक्चर के लिए ये प्लेटफॉर्म अभी तक इतने यूजफुल नहीं है। बीच में एक उड़ान करके एक आया था B2B के लिए, बेस्ट था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ज्यादा नहीं चल पाया। आज भी सबके लिए चैलेंज है कि B2B में अभी तक डिजिटल खाली एक दूसरे को शेयरिंग करने के लिए ठीक है, कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए बड़ा मुश्किल काम है कि किसी लोगों को ढूंढना करना बहुत मुश्किल काम है। अभी भी B2B का अभी तक डिजिटल नेटवर्क इनको मैं पूरा नहीं मानता हूँ, ये अधूरा है। ठीक सर, तो मैं जिस पॉइंट पे कह रहा था कि मंत्रा और मीशो सिनोनिम्स बन गए हैं मर्चेंडाइज रिटर्न्स के लिए। तो अगर शायद आपके घर पे एक्सपीरियंस होगा कि लोग प्रोडक्ट मंगवा रहे हैं, गारमेंट्स मंगवा रहे हैं और उसको रिटर्न कर रहे हैं, नहीं आवाज मत करिए ले, एंड दे आर ब्लीडिंग। जो ये रिटर्न्स हैं इस ऑनलाइन इंडस्ट्री को ब्लीड कर रहे हैं। तो 25 से 40% रिटर्न्स हैं फैशन के जितने भी आइटम्स हैं जिसमें फैब्रिक भी आता है। फैब्रिक के नंबर्स इनफैक्ट ज़्यादा हैं, वो मैं भी आगे डिस्कस करूंगा क्यों। मतलब मैंने अगर 100 चीज़ें मंगाई तो 25% से लेकर 40% तक मैं रिटर्न कर देता हूँ। मतलब दिस इज अ बिग नंबर। और अगर मैंने कैश ऑन डिलीवरी पे मंगवाया है तो ये नंबर और बढ़ जाता है रिटर्न्स का। तो अब इसे कुछ भी कह लीजिए, लोग इतने सियाने हो गए हैं कि मंत्रा मीशो में एक विंडो है कि आप 7 दिन या 14 दिन 10 दिन के अंदर आप उसको रिटर्न कर सकते हो। तो पीपल आर यूजिंग इट। पार्टी पे जाना है, ड्रेस पहनी एंड रिटर्न कर दिया विद इन 7 days। सो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है ऑनलाइन इंडस्ट्री के लिए, फैशन इंडस्ट्री के लिए। रिटर्न्स का किसी को आपका एक्सपीरियंस है? आप में से किसी को भी रिटर्न्स का? Yeah, so once now I ordered like a watch, I think from Myntra long time back, and then it turned out to be bad. Yeah. I think then मैंने फिर I think कुछ खरीदा ही नहीं फिर बाद में आगे जाके। Okay. It was a costly watch. And it turned out to be very bad quality. देखिए,
ये सारे फैक्ट्स हैं जैसे सुरभि जी ने बोला, बट एक और फैक्ट ये है कि बिकॉज स्पेशली इंडियंस एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑल्सो, क्योंकि डेटा बहुत सस्ता है, इंटरनेट डेटा, पीपल आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम ऑन स्क्रीन, 4 घंटे से ज्यादा वो स्क्रीन टाइम पर हैं, जिसका एक डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ये है दैट पीपल आर बाउंड टू डू शॉपिंग ऑनलाइन। चाहे ये फैक्ट सही लगे, बुरा लगे, हमारा पर्सनल ओपिनियन कुछ भी हो, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि दिस इज द ऑर्डर ऑफ द डे। पीपल आर गोइंग टू शॉप ऑनलाइन क्योंकि दे आर स्पेंडिंग टाइम देयर। सिंपल। पहले ऐसे ही, मतलब आज से मान लो 50-100 साल पहले ऐसे ही लोग सोच सकते थे यार तुम खेत से क्यों नहीं सब्जी लाते, वहां तो और फ्रेश होगी सीधा। लेकिन चैलेंजेस थे ना यार, अब खेत में कौन जाए, यू नो, इट्स एज सिंपल एज दैट। यार वहां तक जाएगा कौन? तो अपने जो नेक्स्ट स्टोर है या पास में अगर कोई मंडी है, हाट लगती है, तो वहां जाके खरीद लेंगे। लेकिन 100 साल पहले ऐसे लोग सोच सकते थे यार हम तो खेत से लाते हैं, लेकिन practicalities got better of us. So similarly आज ये सिचुएशन है that we have to be present online, क्योंकि ऑनलाइन ही लोग टाइम स्पेंड कर रहे हैं और आगे और ज्यादा करेंगे। मार्क माय वर्ड्स, और ज्यादा करेंगे। मैं आपको सिंपल सा एक और, अभी जैसे अभी देखिए पीछे नॉर्थ इंडिया में, इधर वैसे तो पूरे इंडिया में AQI बहुत ज्यादा रहा, मतलब पॉल्यूशन लेवल बहुत ज्यादा रहा। उस टाइम का अगर आप डेटा निकाल के देखें तो लोगों का स्क्रीन टाइम और बढ़ गया। सो ऐसे बड़े सारे और हमारे आगे सिनेरियोज आने हैं जहां हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ता जाएगा। सो वी हैव टू बी प्रेजेंट ऑनलाइन, बट अगर हम अच्छी तैयारी से जाएंगे, हम सारे उसको प्रॉपरली अपने सब्जेक्ट को समझेंगे, उसके एंटीडोट्स निकालेंगे, विल मेक मनी। अगर हम बिना तैयारी के जाएंगे, चैलेंजेस को नहीं समझेंगे, विल ब्लीड मनी। इट इज एज सिंपल एज दैट। देखिए अब फैब्रिक में सबसे बड़ा जो इशू है वो है टच एंड फील का। आप सब मानते हैं? आई थिंक एक मिसेस जगदम्बा सिंथेटिक्स भी हैं, आप इंट्रोड्यूस करेंगे जगदम्बा सिंथेटिक्स? हेलो, ओके, एनीबॉडी, डू यू एग्री विद मी कि टच एंड फील एक बहुत बड़ा इशू है फैब्रिक के लिए? रामाकृष्ण जी, सुरिंदर जी, Yeah, सुरभि touch जी, and feel is an important issue in fabric, yes. is a very very important thing. Okay. सर जी बिल्कुल 100% टच का एक बहुत बड़ा एक मायना रहता है। दूसरा एक तरीका है खाली ब्रांडिंग के अंदर एक बार एक भेद कर सकते हैं कि भाई कि ये बंदा लक्ष्मीपति साड़ी है तो हम एक विश्वास करते हैं। अनब्रांडेड के अंदर तो टच एंड फील तो बहुत जरूरी कपड़े, बहुत जरूरी। सो टच एंड फील हो गया। फैब्रिक कितना सी थ्रू है, जैसे ओपेसिटी कहते हैं, उसके कितना पारदर्शी, उसमें पारदर्शिता कितनी है, कितना सी थ्रू है, उसका फॉल कैसा है। सो जब हम फैब्रिक को ऑनलाइन बेचते हैं तो कॉमन कंप्लेन्स या कॉमन जो चीजें सुनने को वो मिलती हैं कि फैब्रिक जब आ गया, कस्टमर ने खरीद लिया, अरे यार ये फैब्रिक तो सी थ्रू है, मैंने तो ऐसा, मेरे को तो सब पता ही नहीं चला, ऐसा फोटो में तो पता ही नहीं चला या रील पे तो पता ही नहीं चला, अरे इस फैब्रिक में तो लाइनिंग चाहिए यार। अगर वॉयल हम प्रॉपरली मेंशन ना करा जाए, जैसे मलमल या कॉटन वॉयल है, तो उसको तो लाइनिंग चाहिए। सुरभि जी, तो सारा खेल बिगड़ जाएगा ना। आपने तो मान लीजिए एक सूट के हिसाब से कॉटन वॉयल पसंद कर लिया, और जब वॉयल आई तो वो कहोगे यार बिना लाइनिंग के तो फैब्रिक ही नहीं बन पाएगा, गारमेंट ही नहीं बन पाएगा। एम आई राइट? Yes, yes. ओके। सिमिलरली द फॉल ऑफ द फैब्रिक, भाई कॉटन पॉपलिन की फॉल अलग है, केमरिक की फॉल अलग है। तो ऑनलाइन ये चीजें हमारे को नहीं क्लियर हो पाती। अगर हम सिंपल एक फोटो डाल दें तो लोगों को ये चीज क्लियर नहीं हो पाएगी। दूसरा, कलर्स एक बहुत बड़ा इशू है जिसकी वजह से फैब्रिक रिटर्न होता है। एक तो ये जो अभी मैंने बोला, उसकी ओपेसिटी, उसका फॉल, थिकनेस, थिननेस, लाइनिंग चाहिए या नहीं चाहिए, इसकी वजह से फैब्रिक रिटर्न होते हैं अक्सर। दूसरा उसके कलर्स, क्योंकि हर स्क्रीन की रेजोल्यूशंस अलग होती हैं, तो कलर जो मुझे एक्चुअल में सनलाइट में कलर, मान लीजिए एक ब्लू है जिसका एक हम हेक्स कलर होता है, एक साइंटिफिक एक कोड दिया हुआ है हर कलर को,
और वो मान लीजिए ब्लू दिख रहा है, स्काई ब्लू दिख रहा है नेचुरल लाइट में। अब अगर वो शोरूम में व्हाइट लाइट में खींचा गया तो वो फोटो में कुछ और आएगा। स्क्रीन की रेजोल्यूशन कुछ और है, आपके फोन की, मेरे फोन की, तो वो कुछ और दिखेगा। मतलब कलर कुछ और होगा और लास्ट में कंज्यूमर को कुछ और दिखेगा, जिसमें कंज्यूमर का फोन भी इन्वॉल्व है। सो बहुत बार लोग ये भी कहते हैं कि यार वैसे तो एक्चुअल तो कलर कुछ और है, स्क्रीन पे कुछ और दिख रहा था। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट मतलब मेजर रीजंस जिसकी वजह से फैब्रिक जो है रिटर्न होता है। I'll just show you the now if you can see this, ये screenshots हैं एक्चुअल में, you know, ये कलर ही मैच नहीं हो रहा। और ऐसे स्क्रीनशॉट्स यू नो जो फैब्रिक ऑनलाइन बेचते हैं भरे पड़े हैं कि फैब्रिक मैच नहीं हो रहा, कलर मैच नहीं हो रहा, कलर कुछ और था। Just a second. Okay. ओके, फिर कुछ ऑपरेशनल इश्यूज हैं कि फैब्रिक लेट पहुंचा कस्टमर के पास, महीने के बाद पहुंचा, ऐसे भी हैं महीने तक पहुंचा, जिसमें डिस्पैच लेट हो सकता है, या कोरियर वाले ही कई बार फैब्रिक मिस कर देते हैं, या उनका ही जाना चेन्नई था, गलती से हैदराबाद पहुंच जाता है या किसी और सिटी पहुंच जाता है। कस्टमर या तो गलत एड्रेस दे देता है, या कस्टमर अगर सही एड्रेस और सही नंबर भी दे रहा है तो जब हम कोरियर बुकिंग कर रहे हैं, एक फैब्रिक बिजनेस ओनर के यहाँ जो एम्प्लॉइज हैं वो गलत एड्रेस लिख देते हैं, गलत नंबर लिख देते हैं, एक भी यू नो डिजिट इधर से उधर हो गया, पिन कोड में कुछ गड़बड़ हो गई, वहां गड़बड़ हो जाती है, गलत फैब्रिक चले जाते हैं। कस्टमर ने मांगा था केमरिक, चला गया पॉपलिन, या वॉइल चला गया, या पॉलिस्टर चला गया, नायलन चला गया। इफेक्टिव फैब्रिक जाते हैं, फैब्रिक चेक ही नहीं करा, फैब्रिक में होल था या कोई और वीविंग पट्टा जिसे कहते हैं वीविंग डिफेक्ट था। आप यकीन नहीं मानेंगे, फैब्रिक बिल्कुल सही है, पापा यहाँ है वो क्लास काट रहा है जब लड़का फैब्रिक को, उसने फैब्रिक टेढ़ा काट दिया। तो किसी ने 2.5 मीटर मांगा था और टेढ़ा काट दिया, या 2 मीटर मांगा था टेढ़ा काट दिया, वो फैब्रिक कस्टमर एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो कहेगा यार मेरा तो तुमने प्रिंट ही खराब कर दिया, उसको ठीक काटा ही नहीं तुमने। 2 मीटर मांगा था, 1 मीटर फैब्रिक चला गया, फैब्रिक गया ही नहीं। 4 फैब्रिक मांगे थे, 3 फैब्रिक गए। कस्टमर कहता है मेरे को तो, या 2 फैब्रिक मांगे थे जिसमें 1 गया, उसके बाद मुझे तो दोनों के साथ अपैरल अपना बनाना था, ड्रेस बनानी थी। तो ये स्टेप बाय स्टेप पे इनमें से कोई भी चीज अगर प्रॉब्लम हो जाएगी तो फैब्रिक रिटर्न होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ये बात मैं समझा पा रहा हूँ आपको, जो मैंने अभी अभी आपको बताई, गलत फैब्रिक, इफेक्टिव फैब्रिक, गलत क्वांटिटी, फैब्रिक मिस हो गया कोई ऑर्डर का। आप में से कोई बताएगा, इज माय पॉइंट क्लियर टू यू कि फैब्रिक क्यों रिटर्न हो रहे हैं? Yes, clear. ओके, अब अगर फैब्रिक कैश ऑन डिलीवरी है तो, क्योंकि मैंने कम से कम 1 साल फैब्रिक कैश ऑन डिलीवरी डील करा है, आप मानेंगे नहीं, ये हम सबके साथ होता है कि रात 9 बजे ऑनवर्ड्स या 8 बजे ऑनवर्ड्स हमारा शॉपिंग करने का माइंडसेट अलग होता है, और जैसे ही सुबह होती है वो माइंडसेट अलग हो जाता है। रात को मन कर रहा होता है कि ले लें, और लोग ले लेते हैं, और सुबह होता है तो लगता है यार ये तो वेस्टेज है। तो कैश ऑन डिलीवरी में लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते। रात को मन कर गया इंस्टाग्राम देखते देखते कि यार ये फैब्रिक मुझे चाहिए, तो क्लिक कर दिया, 4000 का 5000 का फैब्रिक। सुबह एक दूसरा ब्रेन काम कर रहा है, लॉजिकल ब्रेन काम कर रहा है, वो कह रहा है यार ये तो बहुत महंगा है, ये तो मुझे पता ही नहीं अभी मैं क्या बनाऊंगा, तो छोड़, कैश ऑन डिलीवरी है, क्या फर्क पड़ता है मुझे। तो कोरियर वाला फैब्रिक लेके आ जाता है, लोग फोन नहीं उठाते या वो एक्सेप्ट ही नहीं करते।
पार्सल ही एक्सेप्ट नहीं करते। फैब्रिक अच्छा या बुरा तो तब होगा जब पार्सल खुलेगा। तो पार्सल तभी खुल सकता है जब आप कोरियर वाले को पैसे दोगे। किसी ने कैश ऑन डिलीवरी कोई भी चीज मंगाई है अभी तक? आप में से कोई अपना एक्सपीरियंस बताए कैश ऑन डिलीवरी का? हेलो राहुल अग्रवाल जी, कैश ऑन डिलीवरी का किसी को कोई एक्सपीरियंस? सुरभि जी आपको? हेलो। और यूजुअली अपन तो कैश ऑन डिलीवरी दे देते if you're ordering cash on delivery, but I've heard about this, yeah, the people don't pay. राहुल अग्रवाल जी? हेलो, यस सर। हाँ, कैश ऑन डिलीवरी का कोई एक्सपीरियंस कोई भी प्रोडक्ट? हाँ यस सर, वो हमने सेंड किया है बट वो रिटर्न हो गया बिकॉज या तो पार्टी मिली नहीं या फिर पार्टी ने जानबूझ के एक्सेप्ट करने से मना कर दिया क्योंकि उनका माइंड चेंज हो गया, या फिर उन्होंने मतलब मना कर दिया कि भाई हमें नहीं चाहिए। तो उसमें तो ये तो नहीं कह सकते ना कि फैब्रिक की क्वालिटी या फैब्रिक में कुछ कमी थी, कह ही नहीं सकते, क्योंकि पार्सल ही नहीं खुला। पार्सल तब खुलेगा जब कैश दिया जाएगा, कैश ही नहीं दिया गया, पार्सल एक्सेप्ट ही नहीं किया गया। तो ये साइंटिफिक डेटा है कि रात जब कोई भी होता है उसका माइंडसेट अलग होता है, तो तभी रात को ज्यादा शॉपिंग भी होती है। सुबह लॉजिकल माइंड ज्यादा चलता है, तो सुबह लगता है कि यार ये महंगा है या ये जरूरत नहीं है या पता ही नहीं क्या बनाना है। सो कैश ऑन डिलीवरी इज अ बिग इशू, जिसकी वजह से रिटर्न्स बहुत ज्यादा है। ओके, इसके एक बार मैं आपको स्क्रीनशॉट्स दिखाता हूं। तो देखिए, आपने रॉन्ग फैब्रिक भेजा है। दिस इज अ प्रॉपर स्क्रीनशॉट, एक कस्टमर का मैंने स्क्रीनशॉट लगाया, और ये कितनी बार होता है कि आपने रॉन्ग फैब्रिक भेजा है। तो अब क्या होगा, इसमें शिपिंग लगेगी 2 बार, एक बार जाने की लगी, एक बार अब आने की लगेगी। फैब्रिक अलग कट पीस बन गया। जब तक फैब्रिक थान में या रोल में है तो वो 250 का है या 500 रुपए पर मीटर है। जैसे ही वो टुकड़ा बन गया तो राहुल जी वो कितने का हो गया? कट पीस की वैल्यू क्या हो जाती है, कोई बताएगा मुझे? उसको फिर मिक्स करके बेचना पड़ता है या फिर ऐसे तो वो तो कतरन बन गया ना। मान लीजिए किसी ने 1 मीटर ऑनलाइन नहीं एक्सेप्ट करा, तो 1 मीटर की तो वैल्यू, वो चाहे आपका सिल्क क्यों ना हो, वो तो खत्म हो गई उसकी वैल्यू। बड़ा मुश्किल है उसको फिर दोबारा, अगर किसी का 1 मीटर ऑर्डर आए तो आए, वरना किसी को 10 मीटर है तो आप 1-1 मीटर के तो 10 पीस बेच नहीं सकते। एम आई करेक्ट? यस। ओके, सेकंड स्क्रीनशॉट देखिए। ओ माय गॉड, आई नीड, आई एक्सपेक्टेड शिपिंग। मैंने 5 जुलाई को किया था, अभी तक फैब्रिक रिसीव नहीं हुआ। कि शिपिंग बहुत बड़ा चैलेंज है। फैब्रिक जिसमें मैं, कोई एक बंदा ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी की वजह से शिपिंग डिले होती है, कई बार कोरियर कंपनी की वजह से डिले हो जाती है, हमारी वजह से, फैब्रिक बिजनेस ओनर्स की वजह से भी होती है। तो वहां पर भी हमारा एक कंट्रोल होना, जब हम अब सिस्टम बनाएंगे। मैं अभी आप लोगों को कोई डरा नहीं रहा, मैं इस सब का आपको सॉल्यूशन भी दूंगा, लेकिन पहले हम डायग्नोस कर लें कि प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आ सकती है, तभी हम उसके सॉल्यूशंस बनाएंगे। तो शिपिंग एक बहुत बड़ा इशू है, जिसकी वजह से रिटर्न्स होते हैं, क्योंकि शिपिंग लेट हो जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि वो कपड़ा ही, मतलब पार्सल ही गुम जाता है। दूसरा देखिए स्क्रीनशॉट, ये देखिए जो मैं कह रहा हूं ना कि मन बदल गया, रात को कुछ और था, सुबह कुछ और हो गया। नॉट सेटिस्फाइड विद बाइंग, देयर इज जॉइंट ऑन द पीस। एक्चुअली इसमें कस्टमर की गलती नहीं है। अब देखिए, प्रॉपर फैब्रिक चेक ही नहीं हुआ। जैसे अगर 2 फैब्रिक के बीच में एक जॉइंट होता है ना, 40 मीटर का कट है या 20 मीटर का कट है, अब वहां जब दुकानदार या उसका लड़का एम्प्लॉय फैब्रिक पैक कर रहा था, काट रहा था, तो उसको चेक करना चाहिए था। उसने जॉइंट वाला फैब्रिक भेज दिया किसी को, तो वो अब एक्सेप्टेबल नहीं है। मान लीजिए आपने 1000 मीटर का, 1000 रुपए पर मीटर का कोई सिल्क बेचा है या लिनन का फैब्रिक है या कोई महंगी एम्ब्रॉयडरी बेची है, और उसमें 2.5 मीटर लिया, और उसमें अगर जॉइंट आ गया या 10 मीटर भी लिया, जॉइंट आ गया, तो वो तो साफ बोलेगा कि भैया ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है।
एम आई क्लियर? क्या मैं समझा पा रहा हूँ आपको? हेलो? यस। ओके, देखिए नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ये है वो, आई डोंट लाइक द प्रोडक्ट, कैन आई रिटर्न इट? अब आई थिंक इसमें कैश ऑन, क्योंकि मैं जिनके स्क्रीनशॉट्स दिखा रहा हूँ वो कैश ऑन डिलीवरी नहीं करते, तो इसका मतलब फैब्रिक तो खुला था, बट आई जस्ट डोंट लाइक द प्रोडक्ट। अब इसके आगे कोई रीजन नहीं, आई जस्ट डोंट लाइक इट, आई जस्ट वांट टू रिटर्न, मेरा मन नहीं कर रहा, मेरे को अच्छा नहीं लगा। तो ये भी एक चैलेंज है, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, अब ये देखिए यहाँ ऑपरेशनल मिस्टेक है, और ये एम्प्लॉइज ही लिख रहे हैं, सो सॉरी मैम, आपको किसी अदर कस्टमर का फैब्रिक चला गया। देखिए जब आपको ज्यादा ऑर्डर्स आने लग जाएंगे और अगर कोई सिस्टम नहीं है, दिन के 2-4 ऑर्डर्स आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जैसे ही वो ऑर्डर 20, 25, 50 हो जाएंगे तो कंफ्यूजन्स पैदा होंगी। अगर प्रॉपर सिस्टम नहीं है तो ऐसी ही चीजें हो जाएंगी, ए का फैब्रिक बी को जाएगा, अब ए से वापस मंगाओ, बी से वापस मंगाओ, फिर इनको भेजो, कस्टमर और खराब होगा। शूज पहनने पड़ेंगे, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट देखिए, फैब्रिक स्टॉक आउट हो गया। अब यहाँ फिर ऑपरेशनल प्रॉब्लम है कि ऑनलाइन तो फैब्रिक बेच दिया, 100 मीटर बेच दिया, स्टॉक ही नहीं था, पैसे भी आ गए। अब ये कस्टमर क्या करेगा? इस कस्टमर का एक्सपीरियंस कैसा होगा? अंसारी जी, आपने किसी से फैब्रिक खरीदा, पैसे भी दे दिए पहले एडवांस में, और बाद में वो कह रहे हैं कि फैब्रिक तो स्टॉक आउट हो गया जी, तो आपका एक्सपीरियंस क्या होगा? कैसा लगेगा आपको? वही सर, सबसे पहला समय तो ये आता है कि दोबारा इनको ऑर्डर नहीं दिया जाएगा। देख लीजिए, अगर हम ऐसा एक कपड़ा व्यापारी हम ऐसा सोच रहे हैं तो दूसरा भी ऐसे ही सोचेगा ना। बिल्कुल। ठीक है, अब आप देखिए द रियल कॉस्ट ऑफ रिटर्न। एक तो मैंने जो कहा कि अगर कोई 250 रुपये मीटर का फैब्रिक है और वो जब वापस आ जाता है खान में या रोल में तो वो 250 रुपये का है, लेकिन जब वो कट पीस बन जाता है तो वो 40 रुपये 50 रुपये का हो जाता है। जब फैब्रिक रिटर्न आता है तो शिपिंग वेस्टेज होती है, एक तो जाने की शिपिंग लगती है और जो कोरियर कंपनी है वो आने की वापस भी शिपिंग लेती है। काफी लोगों को ये पता नहीं है, लेकिन 2 बार शिपिंग लगती है। कस्टमर ने फैब्रिक रिटर्न कर दिया तो वो जो वापस आ रहा है फैब्रिक, उसकी भी शिपिंग हमारे को लगेगी। जो हमने पैकिंग करी वो पैकिंग, जो हमारे एम्प्लॉइज ने उसको कपड़ा ढूंढा, काटा, पैक करा, कोरियर बुक करा, वो मैन आवर वेस्ट गए। दूसरी बात, जब फैब्रिक रिटर्न आता है तो 15 से 20 दिन लग जाते हैं फैब्रिक को वापस आने में। ऐसा नहीं है कि भाई एकदम आ जाएगा, रिटर्न के केस में टाइम बहुत ज्यादा लगता है। इसका मतलब यह है कि कोई जेन्युइन बायर जिसको वो फैब्रिक चाहिए था, मान लीजिए 50 मीटर फैब्रिक वापस आ रहा है और 50 मीटर तो किसी और को चाहिए था जो हाथों हाथ पैसा देने के लिए तैयार था, कैश ऑन डिलीवरी से वापस आ रहा है और यहाँ 15-20 दिन लग रहे हैं, और एक ग्राहक हाथ में कैश लेके खड़ा है तो वो भी गया हाथ से। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। दूसरा, मान लीजिए इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, गूगल पे एड्स चला रखी हैं, वो भी तो वेस्ट गई। उस कस्टमर ने एड देखी, फैब्रिक बुक करा, मंगवाया, तो सब वेस्ट गया। ये पॉइंट क्लियर है? क्या मैं समझा पा रहा हूँ ये पॉइंट आपको? यस यस बिल्कुल। ओके, ठीक है। देखिए, अब जब कस्टमर, जैसे मान लीजिए अब हमारी गलती है कि जॉइंट था, कपड़े में होल था, कपड़ा मिसिंग था, अब उसका कॉस्ट क्या है? कस्टमर का डिसकंटेंट। छोटी मोटी बात नहीं है कि कस्टमर नाराज हो गया, नहीं। आजकल बड़े सारे चैनल्स हैं कस्टमर्स के पास अपनी, मतलब एक फैब्रिक बिजनेस ओनर को नुकसान पहुंचाने के लिए, लिटरली मैं ये वर्ड कह रहा हूं, नुकसान पहुंचाने के लिए। जो डिससैटिस्फाइड कस्टमर्स, वो अपना इमोशंस, अपने गुस्सा सोशल प्लेटफॉर्म्स, इंस्टाग्राम, खासकर गूगल रिव्यूज पे निकालते हैं, तो जिससे हमारा जो एक फैब्रिक बिजनेस की गुडविल है वो डैमेज होती है, क्योंकि गूगल रिव्यूज लोग हर दिन ज्यादा देख रहे हैं, उनका डिसीजन अब उस पर हो रहा है।
कुछ कस्टमर्स और डिससेटिस्फाइड हैं, तो ऑनलाइन अगर आपने कोई चीज गलत है, या वैसे सिर्फ ऑनलाइन के लिए, वो ऑफलाइन के लिए भी है, वो कंज्यूमर कोर्ट भी जाते हैं, वहां से भी नोटिस आने लग जाते हैं, क्योंकि कंज्यूमर कोर्ट फिजिकली नहीं जाना पड़ता। कंज्यूमर कोर्ट कोई भी पर्सन उसकी वेबसाइट पे जाके कंप्लेंट लॉन्च कर सकता है। अगर हमारे पास इनवॉइस है तो मैं अपना वो इनवॉइस उसमें सबमिट करूंगा और अपनी कंप्लेंट लिख दूंगा कि यार ये फैब्रिक में तो होल था, मैंने इनको संपर्क करा, इन्होंने फोन नहीं उठाया, ये एक्सचेंज नहीं कर रहे, XYZ कुछ भी। क्या आपको पता है ये चीजों के बारे में? कंज्यूमर कोर्ट और गूगल रिव्यूज के तो आई गेस पता ही होगा आप सबको। हेलो सुरभि जी? हाँ हाँ, थोड़ा बहुत जानता हूँ, इस कंज्यूमर कोर्ट के बारे में जानता हूँ। ओके। अब आप एक बार ये देखिए, ये स्क्रीनशॉट है। तो जो गूगल रिव्यूज की मैं बात कर रहा हूँ कि लोग अपना गुस्सा कैसे ये एक बहुत बड़े व्यापारी हैं दिल्ली के, very poor customer service on their website, they don't have the quantities of the fabric की क्वांटिटी है ही नहीं, और वेबसाइट पे डाल रखा है, और स्टाफ ऊपर से और रूड है। अब ये भाई साहब एड चला रहे हैं महीने की, एजेंसी को भी पैसा दे रहे हैं, बढ़िया फैब्रिक भी ला रहे हैं, लेकिन ऑपरेशनल सी गड़बड़ हो रखे हैं, और लोग रिव्यूज ये दे रहे हैं, और ये लोग रिव्यूज पढ़ रहे हैं। हाँ जी, राहुल अग्रवाल जी आपने हाथ उठाया। हेलो। हाँ जी, हाँ जी सर, कैन आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ? हाँ जी, हाँ जी मैं बताएं। लेट ज्वाइन किया था। आई एम राहुल अग्रवाल, माई फर्म इज जगदम्बा सिंथेटिक्स, आई एम फ्रॉम भिलवाड़ा, राजस्थान। ओके, आई डील इन PV पॉलिस्टर फैब्रिक। ठीक सर। सो मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया था। व्हाट इज ऑनलाइन क्या टॉपिक चल रहा है ऑनलाइन के बारे में सर? हाँ हाँ, कि कपड़ा जब अगर हम ऑनलाइन बेचना है तो उससे पहले हमारे को क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, ताकि हम जो चैलेंजेस आते हैं उनके लिए तैयार हो जाए। तो जो अभी चैलेंजेस आते हैं मैं वही डिस्कस कर रहा था कि क्या क्या चैलेंजेस आते हैं ऑनलाइन जब हम कपड़ा बेचने जाते हैं। ओके, थैंक्स लॉट सर। नेक्स्ट देखिए आप। अब एक ये बड़ा पॉइंट है, बहुत लोगों को ये पता ही नहीं होगा। एक लीगल मेट्रोलॉजी का, आप तो जितने भी सूरत में भी हैं, हर किसी के पास एक लोहे का मीटर होता है। अंसारी जी जो भी इस काम में है, सुरेंद्र जी, एक लोहे का मीटर होता है ना सर, 1 मीटर? हाँ सर, है, मेरे पास है। तो ये मेट्रोलॉजिकली एक भारत सरकार की एक एक्ट है, डिपार्टमेंट है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ये उसके तहत है। मतलब जैसे एक किसी मिठाई वाले का, सब्जी वाले का जो तराजू यूज करते हैं, उनका तराजू कई बार चेक हो जाता है ना, तो ऐसे ही एक कपड़ा व्यापारी का मीटर भी चेक हो सकता है। होता नहीं है लेकिन हो सकता है, वो उस डिपार्टमेंट के अंदर आता है। तो ऑनलाइन जब हम फैब्रिक बेचते हैं तो हमारे 27-28 स्टेट्स हैं इंडिया में, तो हर स्टेट का एक अपना मेट्रोलॉजी का डिपार्टमेंट है। और आप सुन के हैरान होंगे कि अगर आपने अपनी फैब्रिक की विड्थ इंचेस लिखी है तो आपको नोटिस आ जाएगा, और जुर्माना कितने का है? 25,000 का। ये मैं खुद भुगत चुका हूँ। नोएडा से मुझे नोटिस आया था कि भैया आपने साइट पे विड्थ जो है इंचेस में लिख रखी है, क्योंकि वो SI यूनिट जो है मेट्रोलॉजिकली का, वो मीटर या सेंटीमीटर है। सो एजेंसीज का भी एक इसमें एक चैलेंज है। अगर हमारे को पता नहीं है कि नाम क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कि अगर हम फैब्रिक बेचना चाहें तो एज पर द गवर्नमेंट गाइडलाइंस वो क्या क्या चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई भी यूनिट यूज कर देंगे। टैक्स इंक्लूसिव, क्या आप में से किसी को पता था ये सारे इश्यूज? एक्सक्यूज मी सर, ये टर्म दोबारा यूज कर, मतलब रिपीट करेंगे? समझा नहीं पाया कि क्या मतलब इनका जो मेट्रोलॉजी है, मतलब फैब्रिक का मीटर में है, तो क्या मीटर को ही मेंशन करना है? हाँ, अगर आप फैब्रिक ऑनलाइन बेच रहे हैं तो आपको फैब्रिक का जो यूनिट है, लेंथ का और विड्थ का यूनिट, वो मीटर होगा या सेंटीमीटर होगा इंडिया में।
इंच नहीं हो सकता। अच्छा, मीटर या सेंटीमीटर, इंच नहीं हो सकता। हाँ, इंच नहीं हो सकता। इंच में वो आपको पकड़ लेंगे, वो बेसिकली अपना पैसा बनाना चाहते हैं। कोई इतनी बड़ी वैसे कोई बात नहीं है, मतलब वो आपको चाहे तो वो एक एक नोटिस भी दे सकते हैं कि ये गलत है, सही कर लो, लेकिन उनको अपना पैसा बनाना है, तो इस बात पे आपको पकड़ लेंगे। आपने विदाउट टैक्स अगर प्राइस लिखा हुआ है, इस बात पे भी पकड़ लेंगे। और मैं मजे की बात ये है कि एक डिपार्टमेंट नहीं है जो पकड़ेगा, जैसे इनकम टैक्स एक डिपार्टमेंट है, अगर 28 स्टेट्स हैं तो 28 डिपार्टमेंट्स हैं ऐसे, हर स्टेट का अपना मेट्रोलॉजी का डिपार्टमेंट है। तो मैंने, क्योंकि चारू के लिए मैं हैंडल करता था, तो चारू तो दिल्ली में है, लेकिन मुझे यूपी से ऑर्डर आ गया, तो यूपी में जाके मुझे ये मैटर सेटल करना पड़ा। तो उन्होंने मुझे कहा था कि ये भाई फट से कर लो, ये हर स्टेट से आपको आ जाएगा नोटिस। डिपेंड डजंट मैटर कि आप बिहार में हो तो वो सिर्फ बिहार, ऐसा नहीं है कि बिहार किसी कोई मतलब बिहार का डिपार्टमेंट आपको नोटिस देगा। So you mean to, so do you mean to say कि मतलब even the width we have to write in the width का भी problem होता है in width has to be mentioned in SI units, and SI units in India are meters or centimeters. Meters or centimeters. Oh. जनरली हम सब व्यापारी इंचेस में ही डील करते हैं। 44 इंची पन्ना, 52 इंची पन्ना, छोटा पन्ना, बड़ा पन्ना, इंचेस में जनरली जो है। तो वही हम ऑनलाइन भी वैसे करने लग जाते हैं। इनफैक्ट जो कस्टमर है, एंड यूजर है, वो भी इंचेस में ही समझता है जब कपड़े की हम बात करते हैं। यस, राइट। लेकिन एज पर द रेगुलेशन दैट इज सेंटीमीटर्स और मीटर्स। तो देखिए, मतलब मैं उनको तो लकूना चाहिए ना एजेंसी को, आप समझे मेरी बात को। और उस लकूने की कॉस्ट 25,000 रुपए है। फिर आप अंडर द टेबल, अबव द टेबल, वो एक अलग मैटर चला जाता है। लेकिन दिस इज अ बिग चैलेंज। और आजकल एआई के जमाने में, मतलब कौन सी साइट पे, कौन सी फैब्रिक साइट पे गलत इंफॉर्मेशन है, या मतलब वो यूनिट गलत है, वो मतलब फाइंड करना, ढूंढना, कोई ऐसा नहीं कि एक एक साइट पे जाके अब उनको देखना पड़ रहा है। एआई की तरह एक स्क्रैपर्स लगा देते हैं, वो फट से 5 मिनट में वो सारी साइट्स, एक पर्टिकुलर, मान लीजिए दिल्ली को स्कैन करना है मुझे, तो 5 मिनट में मेरे पास वो सारी साइट्स आ जाएंगी जिसमें वो गलतियां हैं। तो बस उनको नोटिस भेजे जाओ उनके ईमेल पे, सिंपल। सो अभी तक जो मैंने आपको बताया, दीज आर द चैलेंजेस कि क्यों, क्या क्या, जब हम कपड़े का व्यापार ऑनलाइन करने जा रहे हैं तो हमारे को किस किस प्रकार के चैलेंजेस आएंगे। रिटर्न्स आएंगे, रिटर्न्स के मैंने आपको सारे रीजंस बताए। कस्टमर जब गुस्से में है तो वो कैसे हमारे को डैमेज कर सकता है, वो रिव्यूज से कर सकता है, वो कंज्यूमर कोर्ट से कर सकता है। और फिर एक ये मैंने जो आपको हिडन चीज बताई कि गवर्नमेंट की एजेंसीज जो है वो भी एक अपना रोल प्ले करती हैं। यहां तक सबको क्लियर है पॉइंट? हेलो? Yeah, this is very clear. In fact, the interest point was really good. Okay. Now let's talk about the solutions. धंधा तो देखिए ऑनलाइन जा ही रहा है। सॉल्यूशन ये नहीं कि हम ऑनलाइन बंद कर दें, बस हमें जो भी इश्यूज हैं उनको बस प्रिपेयर करना है हमारे को। देखिए, अब सबसे बड़ा जो मैंने पहले कहा था कि टच एंड फील का या कलर का, तो हमारे को सबसे पहले क्लियर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करनी है। हमारे को फैब्रिक्स को, येलो लाइट होती है ना, जो पहले पुराने बल्ब जलते थे येलो, और आजकल एलईडी भी येलोज आती है, वाइट भी आती है येलो, हमारे को येलो लाइट में शूट करना है क्योंकि वो सनलाइट के सबसे नजदीक है। ये पॉइंट क्लियर है मेरा? You mean yellow light or daylight? नहीं, डे लाइट मतलब डे लाइट में हो तो बहुत अच्छा, लेकिन अब आप फैब्रिक को शॉप के बाहर ले जाके कैसे शूट करोगे? अब प्रैक्टिकली दैट इज नॉट पॉसिबल ना, स्टूडियो में है या कैसा अपना रिंग लाइट होता है तो उसमें वी कैन चेंज द लाइटिंग ना, लाइक वी हैव, उसमें हमको को वाइट लाइट मिलता है, डे लाइट मिलता है, प्लस वी आल्सो गेट द येलो लाइट ऑप्शन। हां, येलो लाइट, नॉट द वाइट लाइट। हां, ओके। रीजन क्या है इसका येलो लाइट ही में ही शूट करने का? कुछ तो एडवांटेज होगा उसका एडवांटेज ये है कि जो एक्चुअल में रंग है, जो डे लाइट में खुले आसमान के नीचे जो रंग दिखेगा किसी कपड़े का, वो येलो लाइट में है, उस मतलब सबसे नजदीक येलो लाइट में उसका रिजल्ट आएगा।
देखिए, अगर एक कपड़ा व्यापारी आप ऐसा समझ सकते हैं, कपड़े का अगर एक्चुअल रंग देखना है हमें, तो हम बाहर जाके देखते हैं, सनलाइट में देखते हैं, वहां एक्चुअल जाके पता चलता है कि ये वाइट है या नहीं है। कोई किसी को एक्सपीरियंस है इस चीज का? अंसारी जी, आपको होगा, आप डाइंग में मान लीजिए, क्योंकि हाँ, ये एक्सपीरियंस है कि ज्यादातर तो येलो लाइट ही रहता है। नहीं, कपड़े का एक्चुअल रंग हम कहाँ, जब एक्चुअल देखना हो तो वो हम डे लोग लाइट में मेनली देखते तो हम लोग वही डाइंग के बाद में या तो खुले स्पेस में या छत पे जाते हैं। छत पे जाते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि या तो देखिए, या तो अंडर द स्काई अगर शूट कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया, लेकिन वो प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल है नहीं है, उसका सोल्यूशन है जब हम लाइटिंग कर रहे हैं तो हम येलो लाइट्स को प्रेफर करें। वैसे शूट एक अपने आप में बहुत डिटेल है, मैं सिर्फ यहाँ 1-2 पॉइंट बता रहा हूँ जिसमें लाइट इंपॉर्टेंट था। कैसे टच एंड फील को हम फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी द्वारा दर्शा सकते हैं, मैं कभी इस पे प्रॉपर और बनाऊंगा प्रेजेंटेशन। फिलहाल येलो लाइट, फैब्रिक को क्लोज, जिसे क्लोजअप शॉट कहते हैं, और एक लॉन्ग शॉट, दूर से, माइक्रो लेवल से और मैक्रो लेवल से। मैं अभी इसका एग्जांपल्स दिखाता हूँ। दूसरा टाइप, जब हम कंटेंट बना रहे हैं फैब्रिक का सोशल मीडिया पे, वेबसाइट के लिए, तो एक डाइवर्स कंटेंट बनाएं हम, जिसमें टच एंड फील 100% तो नहीं पता चल सकता क्योंकि वो तो छू के ही पता चलेगा, लेकिन जब हम उसकी किनारी दिखाते हैं, उसके थ्रेड्स दिखाते हैं, फैब्रिक को अलग अलग एंगल से दिखाते हैं, हाथ रख के नीचे दिखाते हैं, तो ये पता चलता है कि वो कितना सी थ्रू है, ओपेसिटी क्लियर होती है। उसको अपने पे टांग के लगा दिखाते हैं तो हमारे को उसका फॉल का पता चलता है। उसकी विड्थ खोल के दिखाते हैं, हम उस पे इंची टेप या मीटर साथ रख सकते हैं। तो ऐसा कंटेंट हमें बनाना है, क्योंकि हमें अपने आप को एज अ कंज्यूमर सोचना है कि हम अगर फैब्रिक लेने गए अपने किसी अपैरल के लिए, किसी भी चीज के लिए, तो हम फैब्रिक के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, उसे कैसे समझेंगे। किसी सुरभि जी, आपका कोई एक्सपीरियंस फैब्रिक खरीदने का, साड़ी खरीदने का फॉर दैट मैटर, कैसे, हाउ डू यू एंगेज विद अ साड़ी और विद अ फैब्रिक? I mean, I would put it on myself and check, especially on the mirrors. बिल्कुल, I will उसको go to टच the करके nearest mirror देखेंगे। in the store, and then I would wear it on myself. I'll touch and feel. I'll see the fall, how it's falling on me. बिल्कुल, तो In the बिल्कुल color which ऐसे, suits me. यस, ऐसे ही सोचना है उसको जब हम उसका लिए कंटेंट बना रहे हैं, क्योंकि जो एंड कस्टमर है वो फैब्रिक को ऐसे ही समझेगा जैसे हम समझ रहे हैं। तो शूट भी ऐसे ही करना है ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा आइडिया दिया जा सके। देखिए, मैं इस बात को फिर कहता हूँ कि 100% नहीं अभी हम ऑनलाइन से उसको बता सकते हैं कि फैब्रिक का टच एंड फील कैसा है, लेकिन 60-70% अगर हम उसको ढंग से शूट करें, उसकी इमेजेस, उसका वीडियो ढंग से लें, तो हम बहुत आइडिया पहुंचा सकते हैं। उसकी किनारी दिखाना, फैब्रिक को अलग अलग एंगल से दिखाना, ओके। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है जब हम कंटेंट बनाएं। तो ये कंटेंट सिर्फ ऐसा नहीं कि एक फोटो डाल दी या अलग से फोटो डाल दी, नहीं, जनरली उसको एक यूज करके दिखाएं, उसको हाथ में पकड़ के दिखाएं, फॉल दिखाएं। डजंट मैटर कि वो आप कैसे ड्रेस्ड अप है, नहीं, कस्टमर को फैब्रिक समझना है। मेन आइडिया है कि उसको समझाना है हमारे को, ऐसे हमारे को कंटेंट बनाना है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जब हम फैब्रिक बेच रहे हैं ऑनलाइन, कि अपनी टीम को सेंसिटाइज करना, कि आपको सिर्फ कपड़ा नहीं बेचना, आपको एंड कस्टमर को वैल्यू प्रदान करनी है। तो वैल्यू देने का मतलब ये है कि कपड़ा बेचने से पहले नो योर कस्टमर, KYC जिसे कहते हैं ना, मतलब वो कस्टमर क्या अपने लिए लेना चाहता है, तो उसकी एज क्या है, उसकी प्रेफरेंसेस क्या है, उसने कहाँ यूज करना है। तो अगर ये सब बातें हम उस कस्टमर से जब हम बातें करेंगे तो हम उसको बेटर डिसीजन पे अराइव करवाएंगे। तो ये जो सारे मैंने आपको इश्यूज बताए थे ना कि यार इसमें तो लाइनिंग चाहिए थी, इसका तो फॉल खराब है, ये तो स्टिफ है, या तो ये तो लूज है, जब हम शुरू में ही उससे ये बात करेंगे कि अगर लहंगा बनाना है तो फिर कॉटन वॉइल नहीं देंगे भाई, लेकिन अगर पता ही नहीं है कि उसको क्या यूज करना है तो फिर तो हम सीधा सीधा भाई अपना फैब्रिक बेचो।
तो जब ऐसी फैब्रिक बेच देंगे तो फिर वो कल को रिटर्न भी आएगा, क्योंकि हमने पहले कस्टमर को जाना ही नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि इस करने से 100% सही हो जाएगा, पर 60, 70, 80% तो कहानी ठीक हो जाएगी, और हो भी रही है लोगों की। ये पॉइंट समझ आ रहा है आप लोगों को? मैं समझा पा रहा हूं आपको? सुरेंद्र जी, रामकृष्ण जी। यस यस। हाँ, रामकृष्ण जी, सुरेंद्र जी। ओके, सो टीम ट्रेनिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि हम अपनी टीम को ट्रेन करें कि कस्टमर को पहले जानो, उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी प्रेफरेंसेस क्या हैं, वो पहले समझो, और फिर उस हिसाब से फैब्रिक को दिखाओ, तो रिटर्न्स के चांसेस बहुत रिड्यूस हो जाएंगे। ओके, तो क्लोजअप शॉट, दिस इज व्हाट आई मीन बाय क्लोजअप शॉट। देख पा रहे हैं ना? दिस इज द लॉन्ग शॉट। तो वैसे ये फोटोग्राफी पे मैं कोशिश करूंगा कि आगे एक और पूरा मैं प्रेजेंटेशन बनाऊं। ओके, नेक्स्ट, जब हमने ऑनलाइन फैब्रिक बेचना है, तो फैब्रिक तो क्या, एक वैसे आजकल जो साइकिल है कि सोशल मीडिया पे फैब्रिक का मार्केटिंग होगी। कोई भी वैसे प्रोडक्ट हो, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे उसकी मार्केटिंग हो रही है, कंटेंट हो रहा है। जब पसंद आ रहा है तो वहीं पर लिंक होता है वेबसाइट का, हम उसको क्लिक करते हैं, तो वहां से हम उसको बाय करते हैं। तो वेबसाइट पे जब हम फैब्रिक डाल रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम वहां पर एक प्रॉपर वर्क फ्लो बनाएं। उस वर्क फ्लो के ही तहत ही फैब्रिक को अपलोड करें वेबसाइट पे। तो मैं वर्क फ्लो समझाता हूं, उसका मतलब क्या है कि भाई, जब फैब्रिक हम वेबसाइट पे डालें तो हमें इंश्योर करना है कि उसका नाम ठीक है, एज पर द गाइडलाइंस ऑल्सो, जो मेट्रोलॉजी वाली है। उसमें मटेरियल डिटेल्स हैं, कॉटन, विस्कोस, अगर ब्लेंड्स हैं, उसमें विड्थ है सही यूनिट्स के साथ, जीएसएम है उसमें, प्राइस इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, क्वांटिटी एक्चुअल हो, ऐसा नहीं है कि पीछे 0 है यहाँ पर 50 लिख रहे हैं, इमेजेस, वीडियोस, अगर कोई प्रॉपर वॉश केयर है उसकी तो वो हो। दूसरा, 2 ऑडिट्स जरूर होने चाहिए वर्क फ्लो में। जब हम फैब्रिक वेबसाइट पे अपलोड कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, तो 2 ऑडिट्स बहुत जरूरी है। 2 ऑडिट्स क्यों? एक तो फैब्रिक पे कपड़ा डलने से पहले ही ऑडिट हो जाना चाहिए। क्या गलती होती है मैं बताता हूं आपको, कि जब फैब्रिक ज्यादा डलने लग जाते हैं तो कोड 1, मान लीजिए SKU 1 था, कोड 1 था, कोड 1 मान लीजिए कॉटन था, तो फोटो तो चली गई कोड 1 की, और डिटेल्स जा रही हैं कोड 2 की या SKU 2 की। मतलब फोटो लगी हुई है मान लीजिए लिनन की, जो 1000 रुपए मीटर है, या और जो उसकी जो प्राइस है वो मान लीजिए नायलन का डला हुआ है, 200 रुपए का डला हुआ है। ये बहुत बार होगा, और कस्टमर तो फिर ऑनलाइन तो बुकिंग हो जाएगी भाई। देखिए, ये अगर एक फैब्रिक शोरूम होता है तो वहां ये गलती पकड़ी जाएगी, लेकिन ऑनलाइन 24 घंटे पूरी दुनिया के लिए वेबसाइट खुली है। रात को 11 बजे वो ऑर्डर हो जाएगा, पैसे आ जाएंगे, 10,000 रुपए भी आ गए, अब आपको वो देनी पड़ेगी, 200 रुपए में लिनन देना पड़ जाएगा आपको। अंसारी जी, मैं ये पॉइंट समझा पा रहा हूँ आपको? आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ इसमें? थोड़ा सा गैप रह गया, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अक्सर क्या गलती होती है जब हम वेबसाइट पे कपड़ा चढ़ाते हैं, कि फोटो तो हमने लगा दी 1000 रुपए मीटर वाले फैब्रिक की, और गलती से प्राइस डाल दिया 200 रुपए मीटर वाले फैब्रिक का, नाम भी वैसा डाल दिया। मान लीजिए आपने सिल्क 1000 रुपए मीटर वाले सिल्क की फोटो डाल दी, मोगा सिल्क की फोटो डाल दी, और पॉली सिल्क के प्राइस डाल दिए, तो जो पेमेंट आएगी वो 200 रुपए मीटर के हिसाब से आएगी, लेकिन आपको कपड़ा फिर जो फोटो में है वही देना पड़ेगा। यस, वो तो करना ही पड़ेगा, हमारी मिस्टेक की वजह से करना पड़ेगा ना। अब अगर हम एक नॉर्मल सिनेरियो में, मतलब अपने शोरूम पे ये फैब्रिक बेच रहे हो, दुकान से बेच रहे हो, तो ये गलती पकड़ी जाएगी।
क्योंकि अभी हमने वहां पैसे नहीं पकड़े, लेकिन वेबसाइट 24 घंटे खुली है, पूरी दुनिया के लिए खुली है। रात को 11 बजे ऑर्डर आ जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। 1000 रुपए वाला कपड़ा कोई 10 मीटर खरीद लेगा, मतलब 200 के प्राइस से 2000 रुपए जमा भी करा देगा, आपको वो 10 मीटर देना पड़ जाएगा। नहीं दोगे तो फिर मैं जो आपको इश्यूज बताए थे वो होंगे। तो इसलिए एक ऑडिट मतलब फैब्रिक वेबसाइट पे चढ़ने से पहले, मैं इसका अभी एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। हमें ऑडिट करना है कि जो फोटो लगी है और जो प्राइस है और उसकी जो विड्थ है, खासकर फोटो और प्राइस क्या ठीक से वही है या नहीं है, इसका जरूर ऑडिट करें फैब्रिक चढ़ाने से पहले वेबसाइट पे। दूसरा ऑडिट जब फैब्रिक चढ़ जाए, सब कुछ चढ़ जाए, फोटो डल जाए, उसका नाम, वेट, प्राइस, जीएसएम, जो भी चीजें हैं वो सब डल गई, उसके बाद एक ऑडिट करें कि क्या सब सही डला या नहीं डला। अगर ये 2 ऑडिट हम कर लें तो हम 99% हमारी कोई इशू नहीं आए। तो एक मैं आपको जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको अभी ये शेयर करके दिखाता हूँ। तो ये है वो वर्कफ्लो। देखिए यहाँ SKU है, मतलब कपड़े का कोड है, कपड़े की विड्थ सेंटीमीटर्स में, नाम में ही कॉटन है या विस्कोस होगा या पॉलिस्टर होगा, प्राइस है इसमें, यहाँ पर 600 रुपये लिखा हुआ है, GST 5% लिखा हुआ है, कपड़ा किस मीटर में, किस यूनिट में नापा जाएगा, मीटर है, यहाँ पर कपड़े की इमेज है, यहाँ पर इमेज है कपड़े की, कपड़े का वेट है, पर मीटर का वेट है। ये वेट डालना जरूरी है क्योंकि शिपिंग इसी से ही कैलकुलेट होगी। कपड़ा अगर 1 मीटर है तो वेट इस हिसाब से कैलकुलेट होगा, कपड़ा 50 मीटर है तो वेट फिर 50 मीटर का कैलकुलेट होगा, इसलिए कपड़े का वेट लेना जरूरी है। तो सिर्फ अगर GSM ले लें तो GSM से भी वेट निकल जाता है। आगे उसकी कपड़े की अलग अलग इमेजेस हैं, और ये है जो मैं ऑडिट की बात कर रहा हूँ। ये एक लड़के जिसके लिए कंपनी के लिए काम करते हैं, तो वहाँ एक लड़के की ड्यूटी लगा रखी है कि वेबसाइट पे फैब्रिक बाद में डलेगा, पहले ये लड़का इसको ऑडिट करेगा। ऑडिट क्या करेगा कि क्या इमेजेस वही हैं, जो फैब्रिक है, उसके प्राइस, उसका विड्थ, सब कुछ वो चेक करेगा। जब ये यस करेगा तभी हम आगे काम करेंगे। उसके बाद और एक है ये लास्ट ऑडिट है, जब कपड़ा डल जाता है, सब कुछ वेबसाइट पे डल गया, तब एक ऑडिट होता है कि क्या सब कुछ सही है या नहीं। अब ये वर्कफ्लो पहले मैनुअल ज्यादा था, इसमें हाथ से हमें डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखना पड़ता था। अब इसमें AI आ गया है, तो फैब्रिक की एक फोटो डालते ही और उसका नाम डालते ही ये सब AI लिख देता है। ये सारी चीजें अपने आप AI इसका बना देता है। AI यहाँ तक बना देता है कि एक फैब्रिक की हम सिंपल फोटो डालते हैं तो वो उसका एक यूज केस भी, ये एक सिंपल फोटो डाली थी तो AI जो है अपने आप इसका एक यूज केस भी बना देता है। ओके, यहाँ तक ये वर्कफ्लो सब। यस मैम, AI image. आपकी आवाज नहीं आ रही सुरभि जी। हेलो, How did you make this AI image? तो दिस इज व्हाट आई डेवलप मैम, आई कोड। मतलब मैं AI का यूज करके आई कोड एंड आई यूज जेमिनी टू, कि बस फैब्रिक फोटो से फोन से फैब्रिक की फोटो खींची and the app automatically creates these images on the models. Wow. Is this workflow, क्या ये workflow clear है सबको? ये जो 2 ऑडिट मैंने create the images that, हाँ, you just click the photo from the phone और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली उसका यूज केस बना देगा, मतलब मॉडल पे बनाएगा,
तो पहले कौन ये सा ऐप कितना यूज महीने करते काम किया? तो सर ये ऐप मैंने खुद बनाया है, ये ओके FTP ऐप, फैब्रिक टू एंड प्रोडक्ट। मैं आपको उसका आगे डिटेल दे दूंगा, यू कैन ऑल्सो यूज इट, या मैं भी अभी उसके बाद दे सकता हूँ। fabric2product.com है, मैं अभी डाल देता हूँ चैट में, यू कैन यूज दैट ऐप। ठीक है, अच्छा ये वर्क फ्लो आप लोगों को क्लियर है जो मैं बोल रहा हूँ, इसका यूज समझ आ रहा है क्यों मैं ये वर्क फ्लो जरूरी है? यस यस यस। नहीं तो जब ये देखिए 2-4 मतलब जब फैब्रिक ज्यादा होने लग जाएंगे तो प्रॉब्लम आएगी। कम फैब्रिक्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी, जैसे ही फैब्रिक ज्यादा होने लग जाएंगे, इवन 50 से जैसे ही ज्यादा होंगे प्रॉब्लम आने लग जाएगी। दैट्स व्हाई दिस वर्कफ्लो इज इम्पोर्टेंट। किसी को कोई डाउट बिफोर मैं आगे बढ़ने से पहले? ओके, जस्ट ओके, सो जस्ट अ सेकेंड। अब इसके बाद आता है कि ये तो हमने फैब्रिक वेबसाइट पे डाल दिए। अब बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि ऑर्डर आ गया। अब वहां भी बहुत ज्यादा गलतियां होती हैं, तो वहां के लिए एक और वर्क फ्लो बनता है। ऑर्डर आने के बाद हमें क्या करना है, मालिक को क्या करना है, या एम्प्लॉइज को क्या करना है, वो क्या चीजें हैं, क्या स्टेप्स हैं जो हमें करने हैं। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर रिटर्न्स और गलत रिव्यूज जाएंगे, या कंज्यूमर कोर्ट XYZ, ये सारी चीजें होंगी। तो सबसे पहले जब ऑर्डर आए तो हमारे को उस चेक करना है सबसे पहले कि क्या एक्चुअल में पेमेंट आ गई या नहीं आई। मतलब अगर प्रीपेड ऑर्डर है तो चेक करना है अपने जो भी पेपैल में, पेटीएम में, रिजर्व पे में, जस्ट पे में, जो भी हमारा पेमेंट गेटवे है, कि पेमेंट आई या नहीं आई। और अगर कैश ऑन डिलीवरी है तो फिर वहां पर एग्जैक्टली लिखा होगा हमारा कैश ऑन डिलीवरी। फिर हमें कस्टमर को कॉल करके कंफर्म करना है उसका एड्रेस, उसका फोन नंबर। कस्टमर से गलती हो सकती है, उसकी गलती हमें भुगतनी पड़ेगी। ये पॉइंट क्लियर है मेरा? गलत पिन कोड हो सकता है, गलत हाउस नंबर हो सकता है, गलत मोबाइल नंबर, कुछ भी गलत हो सकता है। तो कस्टमर को कॉल करके कंफर्मेशन लेना जरूरी है। बिलिंग एड्रेस, शिपिंग एड्रेस कई बार अलग अलग होता है। कस्टमर बिल, मान लीजिए मैंने फैब्रिक किसी और के लिए मंगवाया, तो मैं चाहता हूँ कि सीधा फैब्रिक उधर चला जाए, मैं दिल्ली में हूँ, फैब्रिक चला जाए जयपुर। तो बिलिंग एड्रेस, शिपिंग एड्रेस, ये एग्जैक्टली क्लियर वर्कफ्लो में लिखा होना चाहिए। ऐसे ही बिलिंग नंबर, बिलिंग मोबाइल नंबर, शिपिंग मोबाइल नंबर अगर अलग अलग है। फिर उसके बाद आता है फैब्रिक को, जब हमने कंफर्म कर लिया जी हाँ जी पेमेंट भी आ गई, कस्टमर से एड्रेस वगैरह बुक कर लिया, अब हमारे को जो फैब्रिक में 4 फैब्रिक्स आए हैं एक ऑर्डर में, मान लीजिए सुरभि जी ने मान लीजिए 4 फैब्रिक्स ऑर्डर करे हैं, एक 2.5 मीटर, एक 3 मीटर, एक 2 मीटर, एक 10 मीटर। तो उनके कोड के आगे एग्जैक्टली लिखा हो, ऐसे वर्कफ्लो में लिखा हो कि भाई ये फैब्रिक है, तो हम उतना ही काटें। ऐसा नहीं है कि सुरभि जी ने मांगा था कॉटन पॉपलिन 4 मीटर और मैंने 2 मीटर दे रहा हूँ, कॉटन वॉइल मांगा था 2 मीटर, मैं उसे 4 मीटर दे रहा हूँ। ये गलती हो सकती है। आप समझ पा रहे हैं मैं ये पॉइंट? सुरभि जी ये गलती हो सकती है ना? मैं गलत Yes, a मीटरेज very भेज practical सकता हूँ problem. आपको, Yes. और होती है ये गलतियां। अगर वर्कफ्लो नहीं है तो ये गलतियां दे आर बाउंड टू हैपन। अगर वर्कफ्लो है तो ये गलतियां नहीं होंगी। उसके बाद कोरियर को असेंबल करना। कोरियर मतलब मान लीजिए कपड़े कट गए, कपड़ा पैक होने से पहले एक ऑडिट बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है एक ऑडिट। कपड़ा पैक होने से पहले, पार्सल पैक होने से हो जाएगा तो पता नहीं चलेगा कि पार्सल के अंदर क्या है। पार्सल पैक होने से पहले ऑडिट ये करना है कि सुरभि जी ने जो फैब्रिक मांगा था क्या वही फैब्रिक जा रहा है, पॉइंट नंबर 1। जितना मांगा था क्या उतना जा रहा है, पॉइंट नंबर 2। फैब्रिक सही कटा है या नहीं कटा। आप हैरान होंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम फैब्रिक टेढ़ा कटा होता है जल्दबाजी में। एम्प्लॉय को क्या है यार, क्या काट दो, कैसे भी देखा जाएगा, हमारी क्या। अगर कोई वर्कफ्लो नहीं है तो किसने काटा किसने नहीं काटा किसको क्या पता। तो ये ऑडिट का पार्ट है।